एल्गोक्विन कहानियों में कहा जाता है कि वेंडिगो कभी तुम्हारे और मेरे जैसा ही इंसान था। लालच और भूख ने उसे अंदर से जहर की तरह खा लिया और वो इंसान एक दुबला पतला, धसी हुई आंखों वाला, लंबी लंबी भुजाओं वाला एक ऐसा प्राणी बन गया जिसे इंसानी मांस की कभी ना खत्म होने वाली भूख थी। वो हमेशा भूखा रहता था और हर वक्त अपने अगले शिकार की तलाश में भटकता रहता था। लेकिन सच इससे भी कहीं ज्यादा डरावना है। मेरा नाम चार्ल्स कीपर है और मैं विस्कॉन्सिन के एक लोकल अखबार के लिए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर था। अगर ये सुनकर आपको लगता है कि वो कोई शानदार नौकरी थी तो आप पूरी तरह गलत सोच रहे हो। ज्यादातर वक्त मुझे कहीं सुनसान जगहों पर भेज दिया जाता था ताकि मैं अजीबोगरीब अलौकिक घटनाओं और जीवों की जांच करूं। जिन लोगों के मैं इंटरव्यू लेता था उनमें से आधे लोग तो साफ साफ झूठ बोल रहे होते थे और बाकी आधे पूरी तरह भ्रम में जी रहे होते थे। मतलब वो कोई परफेक्ट नौकरी तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन खैर, जो नौकरी पेट भरते वही सही है। मेरी पिछली इन्वेस्टिगेशन मुझे विस्कॉन्सिन के उत्तर के घने जंगलों में बसे एक छोटे से कस्बे तक ले गई ताकि आप में से कोई भी जिज्ञासु इंसान उस जगह को ढूंढने की कोशिश ना करे। मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा। मुझ पर भरोसा करिए, यह आपकी भलाई के लिए है। खैर, उस दूर बसे इलाके में हलचल तब मची जब एक युवक जो अपनी मां के साथ रहता था, उसने 2 भयानक हत्याओं की रिपोर्ट दर्ज कराई। एक हत्या उसने खुद ने की थी और दूसरी के बारे में उसका दावा था कि वो वेंडिगो का काम था। उस आदमी ने, जिसे मैं यहां बस रॉबर्ट कहूंगा, उसने अधिकारियों को बताया कि एक शाम शिकार करते वक्त उसे एक चीख सुनाई दी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के एक रास्ते पर गया जहां उसने अपने पड़ोसी को आधा खाया हुआ पाया और उसके ऊपर हड्डियों जैसा सफेद, खून और मांस से लथपथ एक प्राणी खड़ा था। रॉबर्ट ने उस प्राणी पर कई गोलियां चलाईं और फिर उसके शरीर को जला दिया। बाद में पता चला कि वो वेंडिगो दरअसल एक ऐसा आदमी था जो लगभग 15 साल पहले लापता हो गया था। रॉबर्ट पर कभी कोई केस नहीं चला और पूरी कहानी को करीब से समझने के लिए मैंने सबसे पहले रॉबर्ट से उसके घर पर मुलाकात की। मुझे पता था कि किसी हत्यारे से उसके घर पर मिलने जाना शायद सबसे समझदारी भरा फैसला नहीं था, लेकिन मैं ये चाहता था कि उसकी मां भी हमारे साथ मौजूद रहे। मैंने खुद को यही समझाया कि कोई पागल कातिल भी अपनी मां के सामने एक बेगुनाह रिपोर्टर को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। उनका घर समय के साथ टूट फूट चुका एक जर्जर सा ढांचा था। खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी थी और टूटे फूटे बरामदे को जंगली घास ने जकड़ रखा था। मेन दरवाजा, जहां रॉबर्ट मेरा इंतजार कर रहा था, वो टेढ़ा लटक रहा था और हल्की सी हवा में भी खुद ब खुद हिल रहा था। तो तुम आ गए, रॉबर्ट ने कहा। उसकी आवाज में हैरानी थी, लेकिन वो खुश भी लग रहा था। उसके होंठ एक चौड़ी पीले दांतों वाली मुस्कान में फैल गए, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान ढह गई और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। हमने हाथ मिलाया और बात करने के लिए लिविंग रूम में चले गए। मेरा वहां ज्यादा देर रुकने का कोई इरादा नहीं था। मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद, मैंने कहा। मुझे पता है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो आसान नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कुरेदूंगा। लेकिन अगर तुम कंफर्टेबल हो तो उस दिन की पूरी कहानी जितनी विस्तार से बता सकते हो मुझे बता दो। हमारे अखबार के पाठक सच जानने के लिए उत्सुक हैं। मैं भी मानता हूं, लोगों को सच जानने का हक है, चाहे वो सुनने में कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मैं भी इससे पूरी तरह सहमत हूं, मैंने कहा और जबरदस्ती मुस्कुराया। सच कहूं तो मुझे बस खुशी है कि कोई मेरी कहानी सुनना चाहता है।
अखबार वाले मुझे किसी पागल हत्यारे की तरह दिखा रहे हैं। मैं भी एक अखबार के लिए काम करता हूं, लेकिन हम कहानी के हर पहलू को दिखाने में विश्वास रखते हैं, जिसमें तुम्हारा पक्ष भी शामिल है। तो जब भी तुम तैयार हो, हम शुरू कर सकते हैं। मैंने अपनी नोटबुक और पेन निकालते हुए कहा। रॉबर्ट ने सर खुजलाया और ऊपर एक तरफ देखने लगा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, जैसे वो अपनी कहानी याद करने की कोशिश कर रहा हो। सच था या झूठ मुझे नहीं पता था, और सच कहूं तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था। कुछ देर बाद रॉबर्ट ने फिर से कंधे उचकाए। वो दिन भी आम दिन की तरह था। मैं शिकार करने गया था। जंगल के पीछे कुछ रास्ते हैं जहां जानवर आते जाते हैं। मुझे उस दिन कुछ नहीं मिला और रात भी अचानक ही घिर आई, तो मैं बस घर लौट रहा था। और तभी तुम्हें तुम्हारा पड़ोसी और वो मिला। उसने सर हिलाया। यकीन मानो, वो मेरे घर के पीछे से बस 3 गज दूर था। पहले तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। जैसा मैंने कहा, रात अचानक ही छा गई थी। पूरा आसमान बादलों से ढका था। ना चांद दिख रहा था, ना तारे। लेकिन मैंने उसकी आवाज सुनी। उसने एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे कोई कुत्ता हड्डी चबा रहा हो। फिर मैंने रास्ते पर अपनी टॉर्च की रोशनी डाली, और तब जाकर मैंने उसे देखा और केविन को भी देखा। केविन तुम्हारा पड़ोसी है ना? मैंने पूछा, और उसने सर हिलाया। और वो प्राणी नहीं, वेंडिगो। उसने बीच में मुझे सुधारते हुए कहा। हाँ, वेंडिगो। वो दिखता कैसा था? वो लंबा था और उसकी भुजाएं लंबी और सफेद थीं। उसकी त्वचा इतनी खिंची हुई थी जैसे वो उसकी हड्डियों पर ठीक से फिट नहीं बैठती, और उसकी आंखें, वो अंदर धसी हुई थी। तुम समझ रहे हो ना, जैसे बड़े बड़े काले गड्ढे हों। बिल्कुल ठंडी और बिल्कुल बेजान। उनमें बस भूख थी और नफरत थी। उसकी भौहें और सिकुड़ गईं और उसका मुंह हल्का सा खुल गया। और खून, हर जगह खून था। उसके हाथों पर, उसके चेहरे पर, उसकी छाती पर। और वहीं पे केविन पड़ा था। उसने अपना गला साफ किया और धीरे से कुछ बुदबुदाया। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या बोला। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वो पूरी तरह टुकड़ों में फटा हुआ था, और वो जानवर, वो वेंडिगो, अभी भी उसके मांस के टुकड़े अपने दांतों में दबाए हुए था। तो मैंने अपनी गन निकाली और उस पर 5 गोलियां दाग दी, वो भी बिल्कुल बिना झिझक के। तुम और केविन काफी करीब थे। वो अच्छा आदमी था। कभी कभी हम साथ में शिकार करते थे। माँ कहती है वो उस शाम मुझे ढूंढने आया था। उसे मुझसे कुछ पूछना था। अब मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि वो क्या पूछना चाहता था। रॉबर्ट ने बड़े दुखी मन से कहा। फिर वो दूर कहीं देखने लगा और कुछ नहीं बोला। अब मैं सोचने लगा था कि उसकी माँ आखिर है कहाँ। अब तक वो सामने नहीं आई थी, और जितनी देर ये खामोशी बनी रही, उतना ही मैं अनकंफर्टेबल होता गया। आखिरकार मैंने हल्की सी खांसी की। और वो 5 गोलियां, क्या उन्होंने उस प्राणी को मार दिया? मुझे तो ऐसा ही लगा। उसने एक भयानक सी चीख मारी और फिर जमीन पर गिर गया। लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेता। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे पता चल गया कि वो क्या है, और मैं उसकी कहानियां जानता हूं। वेंडिगो को सिर्फ आग ही मार सकती है। तो मैं भागकर घर गया, थोड़ा पेट्रोल लाया और उस हरामी को आग लगा दी। उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान फैल गई। पुलिस ने उस वेंडिगो की पहचान? हाँ, मुझे पता है, रॉबर्ट ने बीच में ही रोकते हुए कहा। लेकिन मैं उसे नहीं जानता था। तुम्हें लगता है वो वही आदमी था या कुछ और था? रॉबर्ट ने कंधे उचकाए। हो सकता है वो वही आदमी हो,
लोग कहते हैं वेंडिगो पहले इंसान हुआ करता था। तभी एक छोटी झुकी हुई बुजुर्ग औरत धीरे धीरे चलती हुई लिविंग रूम में आई। वो इंसान नहीं होता, उसने कड़क और झगड़ालू आवाज में कहा। मैंने तुझे पहले भी बताया है, वेंडिगो का मतलब बस बुरी आत्मा होता है, वो कोई इंसान नहीं है। मैंने तुझे पहले भी बताया था रॉबी। तो आपको लगता है वो एक आत्मा है? मैंने उसकी मां से पूछा। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। तुम्हें पता है पिछले 5 सालों में कितने लोग गायब हुए हैं? 5 लोग। हे भगवान, इस कस्बे में तो सिर्फ 100 लोग ही रहते हैं। उस जंगल में कुछ ठीक नहीं है। वो जंगल प्राकृतिक नहीं है। अगर मेरी मानो तो उसके पास मत जाना। मैं हल्का सा हंसा। अजीब बात है, मैं तो आपसे यही पूछने वाला था कि आप मुझे वो जगह दिखा सकते हैं जहां आपको वेंडिगो मिला था। मैं तुम्हें वो जगह दिखा सकता हूं जहां से रास्ता शुरू होता है, लेकिन मैं खुद दोबारा उस तरफ नहीं जाऊंगा। तुम वहां जाकर खुद देखने का तो नहीं सोच रहे? उसकी आंखों में सच में चिंता झलक रही थी। रॉबर्ट भले ही एक हत्यारा था, लेकिन मुझे साफ लग रहा था कि वो अपनी कहानी पर सच में यकीन करता है। मुझे उस पर तरस आ रहा था। तुम तो पहले ही वेंडिगो को मार चुके हो, फिर मुझे किस बात का डर? मैंने कहा। बुजुर्ग औरत ने नाराज होकर मुझे घूरा। मुसीबत ढूंढने मत जाओ, क्योंकि वो तुम्हें जरूर मिलेगी और फिर तुम बहुत पछताओगे। एक अच्छा रिपोर्टर इस कहानी को पुलिस के साथ आगे बढ़ाता। अगर रॉबर्ट की मां सही थी तो इस छोटे से कस्बे में जरूरत से ज्यादा लोग गायब हो रहे थे। लेकिन मैं कोई अच्छा रिपोर्टर नहीं था। मैं तो बस अपने घर जाना चाहता था। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मैं इस कहानी की सच्चाई तक पहुंचूं या नहीं। मेरे पाठक तो वैसे भी किसी भी कचरे को पढ़ ही लेंगे। तो मैं जंगल में निकल पड़ा और वेंडिगो ढूंढने लगा। एक रात जंगल में बिताऊंगा और फिर कहानी खत्म मान लूंगा। वैसे भी मुझे कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। जंगल बस एक जंगल ही था। एक बार देख लिया तो सब एक जैसे ही लगते हैं। सूखी भूरे रंग की पत्तियां जमीन पर बिछी हुई थीं और काली फैली हुई शाखाएं आसमान को ढक रही थीं। और उन्हीं पेड़ों के बीच से एक टेढ़ा मेढ़ा कच्चा रास्ता गुजर रहा था जहां रॉबर्ट शिकार करता था। करीब 1 घंटे तक उस रास्ते पर घूमने के बाद बिना चांद और तारों वाली रात ने सब कुछ अंधेरे में डुबो दिया। तो मैंने वहीं रात बिताने का फैसला किया। मैंने टेंट लगाया और खुद को गर्म रखने के लिए एक छोटी सी आग जलाई। जब आग की लपटें ऊंची और तेज हो गईं, तो मैंने अपनी नोटबुक निकाल ली और उसमें कुछ लिखने लगा। देर शाम में मैंने कुछ अजीब आवाजें सुनी। पेड़ों की सरसराहट, धीमी धीमी फुसफुसाहट। पेड़ों की परछाइयों के बीच कुछ हिलता हुआ दिखा। वो कोई इंसान भी हो सकता था या कोई जानवर, लेकिन मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। मुझे बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। मैं मानता हूं इनमें से कुछ भी सच नहीं था। मैंने जंगल की सामान्य आवाजों और नजारों के अलावा कुछ भी अलग महसूस नहीं किया था। आग चटकने लगी और मैंने गहरी सांस ली। जंगल में अकेले रात बिताकर काल्पनिक जीवों की कहानियां गढ़ते गढ़ते मैं थक चुका था। समय बिताने और पैसे कमाने के इससे कहीं बेहतर तरीके हैं। मैं अभी भी जवान था। शायद मैं अखबार बदल सकता था और इस बार कुछ असली लिख सकता था। लेकिन तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी और फिर एक और। वो आवाज आंख से नहीं आई थी। मैंने अंधेरे जंगल में आंखें सिकोड़ कर देखा। जरूर कोई जानवर होगा। रात में कई तरह के जानवर बाहर निकलते हैं, जैसे पॉसम, रैकून, स्कंक वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही मैंने जंगल की तरफ ध्यान से देखा, मुझे टहनियां मुड़ती और टूटती हुई नजर आईं। वो जानवर बड़ा था,
शायद कोई कायोटे था, और क्या हो सकता था। पत्तियां सरसराईं। वो आवाज बहुत पास से आ रही थी। वो जो भी था वो धीरे धीरे आग की तरफ आ रहा था। मैंने काफी देर तक उस आवाज के स्रोत को ढूंढा, और फिर मुझे पेड़ों के बीच से गुजरती हुई एक काली परछाई दिखी। रॉबर्ट, मैंने उस अंधेरी आकृति से पूछा, क्या वो तुम हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रॉबर्ट, अगर वो तुम हो तो मेरा जवाब दो। अब मुझे सच में डर लगने लगा था। सारी समझदारी के खिलाफ जाकर मैंने सोचना शुरू किया कि शायद रॉबर्ट और उसकी मां सही बोल रहे थे। शायद सच में वेंडिगो और बुरी आत्माएं होती हैं। मैं यही उम्मीद कर रहा था कि ऐसा कुछ ना हो। सिर्फ एहतियात के तौर पर मैंने एक लकड़ी उठाई और उसका एक सिरा आग में जला दिया। रॉबर्ट ने कहा था कि वेंडिगो को सिर्फ आग मार सकती है। शायद यह सब बकवास था, लेकिन फिर भी सावधानी बेहतर है। कुछ ही देर में वो आवाजें बंद हो गईं। मैं जलती हुई लकड़ी हाथ में लिए वहीं खड़ा सुनता रहा। एक के बाद एक मिनट गुजरते गए, लेकिन जंगल पूरी तरह खामोश था। कुछ देर सांस रोककर सुनने के बाद मैंने खुद को थोड़ा शांत किया। जो आग मैंने जलाई थी वो लगभग बुझ चुकी थी। बस अंगारे बाकी थे। काले कोयले हल्के हल्के सुलग रहे थे। तो मैंने अपनी जलाई हुई लकड़ी उन पर रख दी और आग को फिर से भड़काने की कोशिश की। लेकिन तभी मुझे अपने ठीक पीछे पत्तों के दबने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस मेरा टेंट था जो ठंडी हवा से हल्का हल्का हिल रहा था। मैंने आग को फिर से तेज कर दिया। उसकी गर्मी और रोशनी से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। घंटों तक मैं बस आग की लपटों को देखता रहा और हर छोटी बड़ी आवाज को सुनने की कोशिश करता रहा। शुक्र है मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, और जब आखिरकार आग बुझ गई तब तक मैं थक चुका था, लेकिन थोड़ा शांत भी था। अपने डर को पीछे छोड़ते हुए मैं आराम करने के लिए अपने टेंट के अंदर चला गया, और तभी मैंने उसे पहली बार देखा। मैंने वेंडिगो को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल भी इंसानी नहीं था। वो एक पीली सड़ी हुई खोपड़ी जैसा था, जिस पर टेढ़े मेढ़े काले सींग उगे हुए थे। टेंट के अंदर आने के लिए वो विशाल प्राणी झुककर खड़ा था, लेकिन उसका शरीर वैसा पीला और दुबला नहीं था जैसा रॉबर्ट ने बताया था। एक नज़र में वो काले मांस से बना हुआ था, जिसकी मांसपेशियां चौड़ी और उभरी हुई थी। लेकिन मैं उसे ज्यादा देर तक देख भी नहीं पाया, क्योंकि उसने मेरे सर पर एक जोरदार वार किया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं एक गंदी सी गुफा में था। मेरा सर फट रहा था और रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर रही थी। मैं पूरी तरह नंगा था। एक पत्थर की स्लैब से बंधा हुआ था और बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। मेरे पास ही 2 और पत्थर के स्लैब थे, और उन पर भी 2 नंगे पीले शरीर पड़े थे। अंधेरे में भी उनकी हड्डियां उनकी त्वचा को इतनी जोर से धकेल रही थी जैसे वो किसी भी पल बाहर फट जाएंगी। वो मरे हुए थे शायद। लेकिन जैसे ही मैंने मदद के लिए आवाज लगाई, वो दोनों शरीर अचानक हिलने लगे, जैसे नींद से जाग रहे हों। तुम जिंदा हो, भगवान का शुक्र है। हम कहाँ हैं और तुम यहां कब से हो? यहां आखिर हो क्या रहा है? मेरे हर सवाल के बदले मुझे बस घबराई हुई कराहें और अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वो दोनों अपनी गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखने लगे। जैसे ही मैंने उनके चेहरे देखे, मैं डर के मारे चीख पड़ा। वो अब इंसान नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। उनकी आंखें खोपड़ी के अंदर धंस चुकी थी और उनके दांत जानवरों जैसे नुकीले हो गए थे। उनके सर पर खून से भरे घाव थे
और उनके सूखे गालों पर गहरे निशान पड़े हुए थे। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो अपने दांत किटकिटाए और फटे हुए होठों पर अपनी जीभ फेरने लगे। अब मुझे कोई शक नहीं था, रॉबर्ट ने ऐसे ही किसी प्राणी को देखा था, लेकिन उन्हें बांधा क्यों गया था? और वो प्राणी क्या था जिसे मैंने अपने टेंट में देखा था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तीनों पत्थर की स्लैब एक लंबी गहरी सुरंग की तरफ थी जो पहाड़ी के अंदर बहुत दूर तक जाती थी। वहां रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने उसकी गहराई तक देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। और जैसे ही मैं उस सुरंग में और गहराई से देखने लगा, मुझे एक सफेद खोपड़ी और काले सींग धीरे धीरे बाहर आते हुए दिखे। तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? उस प्राणी ने मुझे खाली नजरों से देखा और फिर वापस अंधेरे में गायब हो गया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां जरा भी नहीं हिली। मैंने इधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां मेरी कलाई में धंसी हुई थी। मैं बस अपनी उंगलियों के सिरों से बेकार की कोशिश कर सकता था। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरी मदद करो, कोई तो मदद करो। मैंने घबराई हुई आवाज में बुदबुदाया। मेरी सांसें छोटी और तेज हो गई, यहां तक कि मेरे फेफड़े कांपने लगे। मैं जितनी भी कोशिश करता, मुझे पर्याप्त हवा नहीं मिल रही थी। और फिर मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा और अंधेरा छा गया। जब अगली बार मेरी आंख खुली तो मैंने अपने अपहरणकर्ता को एक पत्थर पर बैठे देखा। उसके पास बल्कि झपकाने वाली आंखें नहीं थीं, फिर भी वो सीधे मुझे घूर रहा था। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने पूछा। उसने अपना सर एक तरफ झुकाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। तुम इंसान नहीं हो। तुम क्या हो? कोई आत्मा हो? उसके गले से एक धीमी गुर्राहट निकली। हाँ, तुम आत्मा हो, वही हो। उसने गहरी भारी आवाज में कुछ बुदबुदाया। वो जो भी बोल रहा था वो कोई ऐसी भाषा थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। तुम कोई दानव हो, वेंडिगो हो। वेंडिगो, उसने डरावनी आवाज में कहा। वो खड़ा हुआ और मेरी तरफ बढ़ा। उसने अपना हाथ मेरे नंगे सीने की तरफ बढ़ाया और गुर्राने लगा। फिर उसने अपना हाथ वापस खींचा और मुड़कर दूसरे कैदी की तरफ चल पड़ा। जो प्राणी स्लैब पर पड़ा था वो पहले से ही अजीब सी बेचैनी में तड़प रहा था, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने फिर से पूछा। उस प्राणी ने अपनी अजीब भाषा में कुछ शब्द बोले। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा, खाना नहीं, भूखा रहना जरूरी है। उसने उस कमजोर शरीर को देखते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या था, लेकिन सुनने में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उस पर सवालों की बौछार कर दी, लेकिन इस बार उसने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अचानक उस वेंडिगो ने एक छोटा सा स्टील का चाकू निकाला और बिना किसी झिझक के उसने उस तेज धार को कैदी की बीमार सफेद त्वचा पर रख दिया। जैसे ही उसने त्वचा का एक टुकड़ा काटा, वो प्राणी दर्द से चीख उठा। लेकिन जैसे ही ये सब खत्म हुआ, वो हड्डियों जैसा प्राणी अपना सर उठाने लगा। उसका मुंह खुला हुआ था और वो उस मांस के टुकड़े की तरफ ऐसे बढ़ा जैसे कोई फूल सूरज की तरफ बढ़ता है। फिर कुछ बुदबुदाते हुए वेंडिगो ने अपने कैदी को वो मांस खिला दिया। एक ही पल में वो छोटा सा मांस का टुकड़ा खत्म हो गया, लेकिन वो मंत्र जैसे शब्द कुछ देर और चलते रहे, और जब वो खत्म हुए तो वो प्राणी धीरे धीरे कराहने लगा। वो खुद में सिमटने लगा और वो साफ तौर पर कांप रहा था।
उसके डर में मजा लेते हुए वेंडिगो हल्का सा हंसा। फिर एक लंबी डरावनी खामोशी के बाद वेंडिगो ने अपने हाथ उस प्राणी के पेट के अंदर घुसा दिए। कुछ ही सेकंड में पूरी गुफा उस प्राणी की दर्द भरी चीखों और वेंडिगो की सुख भरी आवाजों से गूंज उठी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझ में देखने की हिम्मत नहीं थी। कई मिनट बीत गए, तब जाकर वो चीखें धीरे धीरे बंद हुई। मैंने धीरे से आंखें खोली। अजीब बात यह थी कि उस प्राणी का पेट बिल्कुल सही था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर भी वो दर्द और डर से तड़प रहा था। और जहां तक वेंडिगो की बात है, वो अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ चुका था। गुफा में उसकी क्रूर हंसी गूंज रही थी और उसके साथ कैदियों की तेज सिसकियां मिल रही थीं। वो डरावना सिलसिला फिर से शुरू होने वाला था। मुझे चाकू की आवाज सुनाई दी। अंदरूनी अंगों के दबने और हिलने की आवाजें आ रही थीं। खून बह रहा था, इधर उधर फैल रहा था। और इस सब के बीच मैं बस यही सोच रहा था कि कब मेरी बारी आएगी। लेकिन जब वो सब खत्म हुआ तो वेंडिगो बस मुड़ा और उसी सुरंग में गायब हो गया। अभी मेरी बारी नहीं आई थी। कहते हैं समय सापेक्ष होता है, और उस गुफा में जहां दिन का कोई संकेत देने वाली रोशनी नहीं थी, मैं उस पत्थर से बंधा हुआ कितने दिन, कितने हफ्ते या शायद कितने महीनों तक पड़ा रहा, यह कहना मुश्किल था। भूख मेरे पेट को अंदर से कुतर रही थी। ऐसा दर्द हो रहा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कभी कभी मैं देखता कि वेंडिगो अंधेरे में छिपकर मुझे घूर रहा है, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। लेकिन वो कुछ कहता नहीं था, कुछ करता भी नहीं था। वो बाकी कैदियों को यातना देता रहता था, लेकिन मुझे नहीं। और फिर वो सुरंग में चला जाता और घंटों तक गायब रहता। जब वेंडिगो वहां नहीं होता था तो मैं खुद को छुड़ाने का कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। एक दिन मैंने अपने पीछे कहीं से हवा के गुजरने की आवाज सुनी। दूसरे दिन पत्थरों पर हल्की हल्की बारिश की आवाज आई। यानी गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी पहुंच से बहुत दूर था। समय के साथ भूख का दर्द इतना असहनीय हो गया कि मैं सिर्फ खाने के बारे में ही सोच सकता था। मैंने तो बस किसी तरह पेट भरने के लिए अपने होठों की सूखे परतें तक चबा डाली, लेकिन उससे मेरी भूख पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान कसम, अगर आप मेरे सामने कुछ भी रख देते तो मैं उसे खा जाता। और यही, बिल्कुल यही चीज थी जिसका वेंडिगो इंतजार कर रहा था। खाना नहीं, भूखा रहना जरूरी है, उसने यही कहा था। मुझे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि इसका मतलब क्या था। मैंने वेंडिगो को देखा था, यह समझने के लिए कि वो बाकी कैदियों को सिर्फ यातना नहीं दे रहा था, वो उनके दर्द से, उनकी भूख से, उनकी तड़प से खुद को पोषण दे रहा था। और जब एक दिन वेंडिगो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ तो मुझे समझ आ गया, अब मेरी बारी है। मैं अब काफी भूखा रह चुका था। जब मैंने उसके छोटे स्टील के चाकू को अपनी त्वचा पर महसूस किया तो मेरा दिल कांप उठा, लेकिन मैंने बिना टूटे उस दर्द को सहा। मैं ना चिल्लाया, ना रोया। वेंडिगो अभी मुझे तोड़ नहीं पाया था। और जब उसने मेरा ही मांस का टुकड़ा मेरे मुंह में ठूसा तो मैंने उसे उस क्रूर प्राणी के मुंह पर थूक दिया। लेकिन वेंडिगो को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से मांस का एक टुकड़ा काटा, मेरे जबड़े को जोर से पकड़ा और उसे जबरदस्ती मेरे गले में ठूस दिया। जैसे ही मैंने अपना घमंड और अपना मांस दोनों निगल लिए, वेंडिगो अपनी अजीब भाषा में कुछ बुदबुदाने लगा। उन शब्दों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं था। फिर भी मुझे महसूस हुआ कि कुछ अजीब चीज मेरे शरीर में फैल रही है, जैसे मेरी भूख
अब सिर्फ पेट तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे शरीर में फैल गई थी। तभी वेंडिगो ने अपने हाथ मेरे पेट के अंदर घुसा दिए। उसकी उंगलियां मेरे पेट को पकड़कर मरोड़ने लगी और उसे फाड़ने लगी। मेरे अंदरूनी अंग उसकी पकड़ में फटने लगे। वो दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं दर्द से चीख रहा था और वेंडिगो खुशी से कराह रहा था। जो मैंने सहा वो किसी भी इंसान को नहीं सहना चाहिए। दर्द और वेंडिगो की खुशी से भी ज्यादा बुरा यह जानना था कि मैं उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं पूरी तरह लाचार था, सिर्फ उस वक्त नहीं बल्कि सालों तक। मुझे लगा था कि मैं इस यातना का आदी हो जाऊंगा, इसे अपनी किस्मत मान लूंगा। लेकिन दर्द बहुत अजीब चीज है। जब तुम उसे बार बार और बहुत तीव्रता से महसूस करते हो तो तुम उसके प्रति सुन्न नहीं होते। तुम और ज्यादा संवेदनशील हो जाते हो। वो तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। हर पल, हर दिन तुम उससे डरते हो। कई सालों तक मेरे साथ यही हुआ। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने समय तक जिंदा कैसे रहा, जबकि मैं सिर्फ अपने ही शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों पर जी रहा था। वेंडिगो ने मेरे साथ और उन दोनों बाकियों के साथ कुछ किया था। आप उसे जादू कह लो, श्राप कह लो या जो भी कहना चाहो, लेकिन मैं जिंदा रहा। मैं जिंदा रहा और भूखा भी रहा ताकि वेंडिगो सालों तक खुद को खिला सके। उस प्राणी ने जो किया उसने मुझे बदल दिया। धीरे धीरे बिना महसूस किए मैं भी बाकी कैदियों जैसा बनने लगा। मेरे बाल झड़ गए, मेरी आंखें खोपड़ी में धंस गईं और मेरी त्वचा का सारा रंग गायब हो गया। यहां तक कि मेरे विचार भी गायब होने लगे। एक ऐसी भूख में डूब गए जिसे रोका नहीं जा सकता था। मैं बस किसी तरह अपनी इंसानियत से चिपका हुआ था। मैं खुद को मजबूर करता था अपने पसंदीदा गाने याद करने के लिए, अपने शौक, अपने परिवार के चेहरे याद करने के लिए। लेकिन यह सब बहुत तेजी से मिट रहा था। मुझे पता था बहुत जल्द कुछ भी नहीं बचेगा। और इतना ही नहीं, मुझे चीजें सुनाई देने लगी। उस अंधेरी सुरंग के भीतर धीमी भूतिया आवाजें फुसफुसाती और गुर्राती हुई सुनाई देती। मुझे उनके शब्द साफ सुनाई नहीं देते थे, बस उनकी गूंज आती थी। लेकिन वो भी ये समझने के लिए काफी थी कि मैं सच में पागल हो चुका हूं। लेकिन फिर भी आखिरकार मैं उस गुफा से निकलने में कामयाब हुआ। लेकिन वो दिन मेरी आजादी से नहीं बल्कि किसी और की आजादी से शुरू हुआ था। खाना खिलाने के कुछ समय बाद जब वेंडिगो वापस सुरंग में चला गया, तब एक कैदी अपनी स्लैब से उठकर खड़ा हो गया। अपने हाथ में एक नुकीला पत्थर लिए वो गुफा के बीच में आया और मेरे पीछे की तरफ देखने लगा, जहां से हल्की हवा की आवाज आ रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन हां, यह संभव था। आखिरकार रॉबर्ट ने भी ऐसे ही एक प्राणी को देखा और मार दिया था। लेकिन मैं यहां कितने सालों से था और वो कैदी यहां कितने सालों से फंसा था। अगर उस बेचारे के लिए उम्मीद थी तो शायद मेरे लिए भी थी। शायद वो मुझे भी आजाद कर दे। जैसे ही वो प्राणी मेरे पास से गुजरकर बाहर की तरफ बढ़ा, मैंने उसे आवाज देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन मेरे मुंह से बस एक सूखी टूटी हुई आवाज निकली। इतने सालों तक कुछ न बोलने के बाद मेरा शरीर बोलना जैसे भूल चुका था। मैंने अपनी सारी ताकत गले में डालकर फिर से कोशिश की। प्लीज, बस यही शब्द निकल पाया और वो काफी था। वो प्राणी मुड़ा और मेरी तरफ आने लगा। उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी इंसानियत अब भी बची थी। उसने मुझे समझ लिया। उसे मुझ पर तरस आ गया। वो मेरी मदद करेगा, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। अब भी उस नुकीले पत्थर को पकड़े हुए
वो मेरी तरफ नीचे देखने लगा। पहली बार मैं उसकी आंखें साफ देख पा रहा था। वो पूरी तरह काली थी। उसकी पुतलियां इतनी फैल चुकी थीं कि पूरी आंख को ढक चुकी थी। उनके अंदर मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, ना कोई सोच, ना कोई भावना, बस भूख। उसने थोड़ा सा मुंह खोला और मेरा हाथ पकड़ा और पत्थर ऊपर उठाया। मैं बस चीख सकता था। तभी अचानक वेंडिगो प्रकट हुआ और उसने उस प्राणी की कलाई पकड़ ली। बिना कुछ कहे वेंडिगो उसे घसीटकर वापस पत्थर की स्लैब तक ले गया। भागने की बेताब कोशिश में वो प्राणी वेंडिगो पर टूट पड़ा। उसने खरोंचा, नोचा, काटा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वेंडिगो ने सब सह लिया, और वो भी बिना किसी प्रतिक्रिया के। आखिरी कोशिश में उस प्राणी ने वेंडिगो के एक सींग को पकड़ लिया और पूरी ताकत से खींचा। एक छोटा टेढ़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया और वेंडिगो दर्द से चीख उठा। एक पल के लिए वो प्राणी आजाद हो गया, लेकिन वो बस एक कदम ही बढ़ा पाया, इससे पहले कि वेंडिगो फिर से संभल गया। वेंडिगो ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसके चेहरे पर जोरदार वार किया। उसके नुकीले टेढ़े दांत गुफा में बिखर गए। वो ठंडे पत्थर से टकराकर ऐसी आवाज कर रहे थे जैसे मौत की घंटियां बज रही हों। गुस्से से भरे वेंडिगो ने अपना हाथ उस प्राणी की छाती के आर पार कर दिया। खून मेरे बगल वाले कैदी पर छिटक गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चाट लिया। अब एक कैदी कम हो चुका था। वेंडिगो ने गहरी सांस ली और अपनी पुरानी भाषा में कुछ बुदबुदाया। फिर उसने उस खून से सने शव को पकड़ा और उसे घसीटकर सुरंग में ले गया। सुरंग के बीच में अंधेरे में गायब होने से पहले वो रुका और मेरी तरफ मुड़कर देखा। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। मैंने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं, क्योंकि मेरी मुट्ठी में एक दांत था जो किसी चमत्कार की तरह मेरे हाथ में गिरा था। मैंने हर उस भगवान से प्रार्थना की जो सुन सकता हो कि ये चमत्कार मुझसे छीन ना लिया जाए, और शायद किसी ने मेरी सुन ली, क्योंकि वेंडिगो मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। मुझे नहीं पता था कि वो कितनी देर तक गायब रहेगा, इसलिए मैं इंतजार करता रहा। वो दांत मेरी आजादी की चाबी था, लेकिन मुझे समझदारी से काम लेना था। जैसा मैंने सोचा था, वेंडिगो जल्दी ही वापस आ गया। वो किसी पत्थर को खाली नहीं छोड़ता था, इसलिए वो मेरे पास से गुजरकर बाहर चला गया, जहां वो जल्दी ही किसी और को पकड़ कर लाएगा। कुछ बेचैन मिनटों के बाद मैंने अपना काम शुरू किया। जो दांत मुझे मिला था वो एक दाढ़ थी। वो रस्सी काटने के लिए काफी नहीं था, इसलिए मैंने उसे पत्थर पर घिसकर पैना किया। उस दांत को पैना करने में मुझे घंटों लग गए, और जैसे ही मैंने अपनी रस्सियां काटनी शुरू की, मुझे कपड़े के घिसटने की आवाज सुनाई दी। वो वेंडिगो था जो अपने अगले शिकार को घसीटते हुए ला रहा था। इस बार वो एक लड़की थी। उसके बाल सुनहरे थे। शायद उसकी उम्र 25 के आसपास होगी। वेंडिगो ने उसे स्लैब पर लिटाया और उसके कपड़े उतार दिए। वो बहुत खूबसूरत थी। कभी शायद मैं उसे देखकर आकर्षित होता, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ अपनी भूख के बारे में सोच रहा था। मैंने उस पैने किए हुए दांत को करीब 1 हफ्ते तक अपने पास छुपा कर रखा। सच कहूं तो मैं खुद को आजाद करने से भी डर रहा था। अगर मैं पकड़ा गया तो सब खत्म हो जाएगा, फिर कोई चमत्कार नहीं होगा। मैं हमेशा के लिए उसी गुफा में फंस जाऊंगा। मुझे ध्यान भटकाने का एक मौका चाहिए था, और वो मौका भी आ गया। एक दिन जब वेंडिगो मेरी जांघ से मांस का एक टुकड़ा काट रहा था, तभी एक पतली सी रोशनी गुफा के अंदर आई। वो रोशनी बहुत हल्की थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो।
लेकिन मेरे लिए वो दोपहर की तेज धूप जैसी थी। मैंने सालों से रोशनी नहीं देखी थी। हालांकि वो रोशनी जल्दी ही गायब हो गई, लेकिन कदमों की आवाज गुफा में गूंजने लगी। जैसे ही वेंडिगो ने वो आवाज सुनी, उसने चाकू गिरा दिया और तुरंत सुरंग में गायब हो गया। वो किससे डर रहा था मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरे लिए एक मौका था और मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने घबराहट में उस दांत को अपनी रस्सियों में घुसा दिया और उन्हें काटने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे 3 आदमियों की आवाजें सुनाई दी जो किसी को पुकार रहे थे। मुझे उस लड़की का नाम नहीं पता था, लेकिन मुझे लगा वो उसी को ढूंढ रहे थे। रोशनी की किरण फिर से हमारी तरफ आई, इस बार और चौड़ी और ज्यादा तेज। मैंने लड़की की तरफ देखा। वो भी अपनी रस्सियों से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। भूख ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी थी। वो भी उतनी ही बेबस थी जितना मैं पहले कई बार रहा था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं आजाद होने वाला था। मैंने अपनी रस्सियां काटनी शुरू कर दी, जबकि उन आदमियों की आवाजें और रोशनी धीरे धीरे दूर हो रही थी। कांपते हुए पैरों के साथ मैं खड़ा हुआ। मैंने आखिरी बार उस गहरी काली सुरंग की तरफ देखा और जितनी तेजी से हो सका वहां से निकल गया। पूरे रास्ते मैं यही सोचता रहा कि वेंडिगो मुझे वापस घसीट कर ले जाएगा या मुझे भी मार डालेगा, लेकिन उस दिन किस्मत मेरे साथ थी। कुछ मिनटों तक हांफते हुए मैं लड़खड़ाते हुए गुफा के मुंह से बाहर निकल आया। एक ऐसे इंसान के लिए जिसने सालों से रोशनी नहीं देखी थी। चांद और तारे भी आंखों में चुभ रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने मुझे सुकून दिया, मुझे उम्मीद दी। कमजोर और नग्न हालत में मैं किसी इंसानी बस्ती की तलाश में जंगल के बीच भागने लगा। एक समय पर आकर मैं थक कर गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही होश आया मैं डर और भूख से मजबूर होकर फिर से दौड़ने लगा। दोपहर के समय मुझे एक कच्चा रास्ता मिला जो पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। मैं उस रास्ते पर चलने लगा और कुछ दूर जाकर मेरी मुलाकात एक युवक से हुई जो वहां घूमने आया था। जाहिर सी बात है, उसने मुझे देखते ही चीख मारी। प्लीज, मैंने कहा। यह एक ही शब्द था जो मैं ठीक से बोल पा रहा था, और इस बार उस आदमी ने दया और चिंता के साथ जवाब दिया। भले ही मैं कितना बदल चुका था, फिर भी वो समझ गया कि मैं इंसान हूं, और सिर्फ इंसान ही नहीं, मैं भूखा था और मेरे शरीर पर हर जगह घाव और निशान थे। मुझे माफ करना, उस आदमी ने कहा। तुम्हें मदद चाहिए? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? मैं एक कदम और करीब गया। उस आदमी के गाल भरे हुए थे और उसकी गर्दन के पास एक मोटी धड़कती हुई नस साफ दिख रही थी। मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार मेरे मुंह से बस एक भारी टूटी हुई आवाज निकली। पानी? तुम्हें पानी चाहिए? उसने अपनी पीठ पर टंगे बैग से एक प्लास्टिक की बोतल निकाली। खाना, मैंने कहा। मैं एक कदम और आगे बढ़ा। मेरे कानों में दिल की धड़कन गूंज रही थी, पर वो मेरा दिल नहीं था। शायद वो उसका दिल था जो उसके मोटे मांसल सीने के पीछे जोर जोर से धड़क रहा था। मेरी रीढ़ में एक सिरहन दौड़ गई। उस आदमी ने अपने बैग से एक ग्रेनोला बार निकाला। ये लो, इसे खाओ, उसने कहा, और मैं उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन मुझे ग्रेनोला बार नहीं चाहिए था और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैंने कोशिश की, कसम से बहुत कोशिश की। वेंडिगो बहुत पीछे छूट चुका था, लेकिन उसका असर अभी भी मुझ पर था।
मैंने ग्रेनोला बार को झटक कर दूर फेंक दिया और उस आदमी पर झपट पड़ा। उसकी गर्दन पर अपने नाखून मार दिए। मेरे नाखून खून से भर गए और जब मैंने वो गहरे लाल कतरे चाटे तो उनका स्वाद मलाई जैसा मीठा था। मुझे ये नहीं पता था कि उस आदमी के पास चाकू था। उसने वो चाकू मेरे कंधे में घोंप दिया और फिर मेरे गाल पर एक गहरा कट लगा दिया। वो दर्द उस गुफा के रोज के दर्द से ज्यादा नहीं था, लेकिन अब मैं और नहीं सहना चाहता था, तो मैंने उसे छोड़ दिया और खुद को सिकोड़ कर जमीन पर बैठ गया। इस बीच वो आदमी भाग गया, शायद पुलिस के पास, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही पुलिस वाले बंदूक लेकर मेरे पास आ गए। कुछ ही समय बाद मैंने खुद को फिर से एक जेल की कोठरी में पाया, लेकिन कम से कम इस बार मेरे पास कपड़े थे और खाना भी था। जाहिर है पुलिस के पास सवाल थे, सीधे साधे सवाल, जैसे तुम कौन हो। मुझे एक पल लगा, लेकिन फिर मुझे याद आ गया, चार्ल्स कीपर। उन्होंने मेरा नाम अपने रिकॉर्ड्स में चेक किया। फिर वो एक फोटो लेकर आए। वो मेरी ही फोटो थी। मैं बिल्कुल अलग दिख रहा था। मैं खुद को पहचान भी नहीं पा रहा था, लेकिन पुलिस वालों के लिए वो काफी था। तुम पिछले 15 सालों से लापता थे। 15? मैंने दोहराया। मुझे तो 50 साल जैसा लगा था। तुम्हारे साथ हुआ क्या था? उनकी आंखें मुझे ध्यान से देख रही थी। मैं अपने घुटनों में सिमट गया और मैंने कुछ नहीं कहा। जब खामोशी ज्यादा लंबी हो गई तो उन्होंने एक और फोटो दिखाई। क्या तुम इस लड़की को जानते हो? वो वही लड़की थी, गुफा वाली लड़की। उसे देखते ही मैं सिहर गया। तुम इसे जानते हो, है ना? मैंने ऊपर देखा। उनकी आंखों में देखना मुश्किल था, लेकिन मैंने फिर भी देखा। प्लीज। मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। मैं वेंडिगो के बारे में भी सोचना नहीं चाहता था। प्लीज मत पूछो। मैं नहीं। क्या नहीं? एक पुलिस वाले ने पूछा। उसके चेहरे का रंग और आवाज की तीव्रता देखकर साफ था कि वो गुस्से में था। यह लड़की 1 हफ्ते से लापता है। उसके माँ बाप परेशान हो चुके हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, और तुम हमें इतना भी नहीं बता सकते? तुम मानोगे नहीं। तुम यकीन नहीं करोगे। मैंने हकला कर कहा। हम तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे? बताकर तो देखो, कोशिश तो करो। अगर तुम हमें बता दो कि वो कहाँ है, तो शायद हम जंगल वाले आदमी पर उस हमले को भूल जाएंगे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वो मुझे जाने नहीं देते जब तक मैं उन्हें सब न बता दूं। इसलिए मैंने बता दिया। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। कभी कभी मैं देखता कि वो एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे उन्हें लग रहा हो कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन कुल मिलाकर वो सुन रहे थे। वो मेरी कहानी को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था शायद वेंडिगो कोई आदमी था जो भेस बदल कर आया था। शायद उस यातना ने मेरी यादों को बदल दिया था। खैर, उन पुलिस वालों में से 2 उसी टीम का हिस्सा थे जो मेरी भागने वाली रात उस गुफा की जांच करने गए थे। चाहे मेरी कहानी झूठ ही क्यों ना हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें बस वो लड़की चाहिए थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उसे ढूंढने में उनकी मदद करूं। गुफा में बहुत सारी सुरंगें थीं। उनके लिए अकेले उसे ढूंढना मुश्किल था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। कोई भी चीज मुझे उस गुफा में वापस नहीं ले जा सकती थी। उसके बारे में सोचते ही मुझे इतना भयानक पैनिक अटैक हुआ कि उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे छोड़ दिया। उसके बाद से मैंने अपनी जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश की। शुरू में खाने का स्वाद अजीब लगता था,
लेकिन धीरे धीरे मैं इसकी आदत डाल चुका हूं। अब मैं अपना स्टेक थोड़ा कच्चा ही खाता हूं। मुझे एक पार्टनर भी मिल गई है। वो बहुत अच्छी है और बहुत प्यारी है, और वो मुझे मेरे दर्द भरे अतीत को भूलने में मदद करती है। वो मेरी कहानी पर यकीन नहीं करती। जब भी ये बात आती है, उसकी आवाज़ से मुझे महसूस हो जाता है, लेकिन वो मुझे चिढ़ाती भी नहीं है। जहां तक उस लड़की की बात है, पुलिस ने कभी नहीं बताया कि वो मिली या नहीं। जब से उन्होंने मुझे छोड़ा, तब से मैंने उनसे कुछ नहीं सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया होगा, लेकिन इतने सालों में मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। सच बताऊं, ये एक ऐसी कहानी है जिसका अंत मैं कभी जानना नहीं चाहता।